हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में। और लगभग सभी जरूरी माइनर एक्ट्स को समाप्त करने के बाद अब एक मेजर एक्ट की तरफ हम आ गए हैं, जिसका नाम है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जो पहले आईपीसी चलती थी अब उसका स्थान ग्रहण कर चुकी है। और अगर आपके सिलेबस में ये आई तो मुझे लगता है इस बार कंपैरेटिवली बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, या कंपैरिजन के आधार पर आईपीसी और बीएनएस के कंपैरिजन के आधार पर कुछ चीज़ें नई जो जुड़ी हैं, या कुछ चीज़ें जो कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट हैं, वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसका आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, तो यहाँ तो वो गाना बिल्कुल सटीक बैठता है कि, है ना, कि जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई, बीएनएस फाइनली शुरू हो गई, बीएनएस फाइनली शुरू हो गई। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता या संहिता या संहिता, तीनों बातें की हैं। उच्चारण अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। ये इतनी इंटरेस्टिंग है, एक एक धारा इतनी इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। ठीक है। और मैं एक बात आपको बताऊं, मैं एक बात आपको समझाऊं, बहुत गंभीरता से आपको ये पूरी की पूरी धारा समझनी है, पूरी की पूरी संहिता समझनी है। कोई भी फालतू बात ना करे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सर किताब में नहीं है ना। सभी के सभी इंपॉर्टेंट धाराओं को किताब में दिया गया है। यद्यपि अगर कहीं पर किताब में कोई धारा नहीं दी गई है और मैं एक्स्ट्रा यहां पर चीजें करवा रहा हूं, तो आप उनको शालीनता से नोट डाउन करें, है ना। लास्ट में जाकर के, लास्ट में बीएनएस के लास्ट में जाकर के कुछ धाराएं ऐसी हैं जो आपकी किताब में नहीं दी गई हैं, तो उनके लिए परेशान नहीं होना है। चुपचाप समझदारी का परिचय लिखते हुए उनको लिख लेना है अपने पास। ठीक है। तो क्या इस शानदार सी क्लास को अब शुरू किया जाए, और मैं प्रयास करूंगा कि लगभग 20 क्लास के आसपास में इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि कुल मिलाकर 358 धाराएं हैं। पर मैं, अब ये 358 धाराएं हैं, अब यद्यपि खत्म करने को तो उसको 5-7 दिन में खत्म किया जा सकता है, बट विदाउट एक्सप्लेनेशन बीएनएस को पढ़ने का कोई मजा ही नहीं है, समझ में नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा जो चीज आपके काम आएगी वो बीएनएस ही काम आएगी, दरोगा बनने के बाद भी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हाँ, ठीक है। तो बीएनएस को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आप अपनी पेन कॉपी पेंसिल तैयार रखें, और मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, और आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझनी है। जो चीज़ आपको नोट करने का दिल करे, आप उस चीज़ को नोट कर सकते हैं। बट बीएनएस को हम डायरेक्टली शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि हमको यहाँ पर थोड़ा सा कंपेरेटिवली चलना पड़ेगा, कंपैरिजन को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो आईपीसी को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। और जब हम बीएनएस को शुरू कर रहे हैं, तो बीएनएस की हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बीएनएस का इतिहास क्या कहता है, और बीएनएस का जो इतिहास है वो उसको आईपीसी से ले जाकर के जोड़ेगा। देखो, आप सबको बताया कि भारत में एक लंबे समय से राज व्यवस्था लागू थी, राजाओं के द्वारा शासन होता था। पहले बहुत सारे वंशों ने शासन किया, जिसमें राजपूत राजा थे, चोल राजा थे, परमार थे, तमाम तरह के राजा अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रियासतों में थे। परंतु उसके बाद फिर क्या आई, फिर आपकी मुगल सल्तनत आई, या आपकी अलग अलग सल्तनतें आई, और उन्होंने शासन किया, और वहां पर राजा जो कहता था वही कानून होता था। परंतु जब अंग्रेजों ने भारत में एंटर किया, तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में एंटर किए जाने के बाद धीरे 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 क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को स्थापित करना शुरू किया, अपना रूल लगा शुरू किया, इंडिया में रूल करना। और फिर फाइनली
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने में सफल हो गई। पर उसके बाद क्या होता है, 1857 में आपका भारत में क्या होता है, एक स्वतंत्रता संग्राम जैसा या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या एक 1857 की क्रांति जैसी चीजें होती हैं। और उसके बाद एक जरूरत महसूस हुई आपके अंग्रेजों के शासन को भी कि हमारे पास कोई एक प्रॉपर ऐसी किताब होनी चाहिए, ऐसा कोई कानून होना चाहिए जिससे हम आने वाले समय में भारतीयों पर शासन कर सकें और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश कर सकें। तो ऐसे में ही सबसे पहले आपका क्या हुआ, 1834 में, कब, 1834 में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनको बहुत विद्वान माना जाता था और विधि शास्त्री माना जाता था, जिसका नाम था लॉर्ड थॉमस, है ना, टॉमस, है ना, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। मूल नाम क्या है, मैकॉले या मैकाले। तो अभी आप में से काफी सारे लोग ये कह सकते हैं सर इनको लॉर्ड मत बोलिए। तो देखो, लॉर्ड इनकी उपाधि है। तो अपनी हर तरह की जो भावनाएं हैं या विचारधाराएं हैं वो क्लास से बाहर बिल्कुल रख करके आइए और अच्छे समझने का प्रयास करिए, ठीक है। और ऐसे नहीं बोलना है कि लॉर्ड नहीं है, नहीं। जो नाम वहां पे है, अगर वहां पे पेपर में लॉर्ड लिखा आएगा तो उसको काट के थोड़ी कहोगे कि मैकॉले लगाऊंगा मैं। हाँ, लॉर्ड यहाँ पर एक उपाधि है क्योंकि एक बहुत वरिष्ठ उपाधि या एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर इनको देखा जाता है। तो 1834 में मैकॉले। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बन सकता है कि मैकॉले का पूरा नाम क्या है, या मैकॉले को पूरे किस नाम से जाना जाता है। तो उसका नाम है टॉमस बेबिंगटन मैकॉले। इसको टॉमस भी बोला जा सकता है, इसको थॉमस भी बोला जा सकता है। तो 1834 में मैकॉले की अध्यक्षता में, उसकी प्रेसिडेंसी में, एक विधि आयोग, एक लॉ कमीशन जिसको इंडियन लॉ कमीशन कहा गया, और इस इंडियन लॉ कमीशन को स्थापित किया गया। आप सबको पता है कि जब भी किसी आयोग को गठित किया जाता है, जब भी किसी समिति को गठित किया जाता है या किसी कमीशन को गठित किया जाता है तो स्पेसिफिक काम करने के लिए ही उसको गठित किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारी समिति हैं, बलवंत राय मेहता समिति है, स्वर्ण सिंह समिति है, तमाम तरह की समितियां हैं। तो वो समितियां किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए और परिणामों को निकालने के लिए स्थापित की जाती है, उनका निर्माण किया जाता है, उनको एक तरह से स्टेब्लिश किया जाता है। तो 1834 में सबसे पहली बात यही आ जाएगी कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन या भारतीय विधि आयोग की स्थापना आपकी कब हुई है, 1834 में। अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था मैकॉले। कौन था, मैकॉले। अब अगर कोई चीज स्थापित हो रही है तो वो निराधार तो नहीं होगी कि भाई एक काम करो हम तुमको ना एक विधि आयोग बना करके दे रहे हैं और विधि आयोग बना रहे हैं, तुम आओ बस मौज मारो, खाओ पियो, यहाँ एंजॉय करो। नहीं, जब यहां पर विधि शब्द जुड़ गया, यहां पर विधि शब्द जुड़ गया, देखो विधि हिंदी भाषा में कहा जाता है, विधि हिंदी भाषा में कहा जाता है, इसी को अंग्रेजी भाषा में लॉ कहा जाता है और इसी को कानून कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, कानून कहा जाता है। तो एकदम से हमारे दिमाग में आएगा कि कानून तो अपने आप बना सकती थी सरकारें देख करके, जो मतलब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी तो वो अपने हिसाब से भी चीजों को कर सकती थी, फिर ये विधि आयोग बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई। देखो, आप देखो, भारत ने लगातार कुछ 100 सालों के अंतर पर अलग अलग तरह के राजाओं का शासन देखा था। आप देखो कि पृथ्वीराज चौहान के आसपास का जो समय है, गौरी के आने से पहले का समय है, उस समय विशेषकर राजपूत राजाओं का शासन है या हिंदू राजाओं का शासन है, और हिंदू राजा अपनी स्मृतियों के आधार पर शासन को चला रहे हैं। तो वहां पर उनका शासन करने का तरीका और उनका जो दंड विधान है, दंड विधान मतलब अपराधों को पहचानना कि कौन सा कार्य क्या अपराध कहलाता है और उसका दंड क्या होना चाहिए, ये राजा हिंदू विधियों के हिसाब से देख करके तय करता था, स्मृतियों के हिसाब से तय करता था या कर सकता था। उसके बाद आपके जो मुस्लिम रूलर्स आए, मुस्लिम रूलर्स ने शरिया लॉ के आधार पर अपने कानून को चलाया और वहां पर चेंजेस भी किए। उसमें आपने देखा कि जो हिंदू नहीं, जो आपके मुस्लिम नहीं थे, उनको जजिया कर भी देना पड़ा, ठीक है। उसके बाद यात्रा शुल्क भी देना पड़ता था। और जो शरिया लॉ था, शरिया लॉ बहुत ज्यादा टफ माना जाता है आज भी। आप अगर उसको देखने का प्रयास करो तो आप देखेंगे कि वहां पर अंग भंग करने तक का विधान है कि अगर
अगर चोरी करी है तो कुछ जगहों पर आपको ये भी सुनने को मिलता है कि हाथ काट देने की परंपरा है, कि ये शरिया लॉ कहता है। अगर कोई रेप करता है तो उसका लिंग छेद करने की, है ना, उसका लिंग ही काट दिया जाए कि आगे वह कभी ऐसा काम ना करो, जीवन में उसको ध्यान रखे। तो ये बहुत ज्यादा मतलब एक मतलब सजा देने का एक बहुत क्रूर तरीका जैसा है। तो अब इंडिया में समझ में नहीं आ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के कि भाई किस तरह की सजा हम देखें और किस तरह के कार्यों को अपराध घोषित करें, क्योंकि अपना फायदा देखना है। तो इंडिया में इस सारी की सारी चीजों का अध्ययन करके कि क्या एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है जिससे ऐसा भी ना हो कि हम अंग भंग करें अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ, और ऐसा भी ना हो हम बिल्कुल हिंदू लॉ के हिसाब से चलें, क्योंकि मुस्लिम्स भी रह रहे हैं और अदर कम्युनिटीज भी रह रही हैं। देखो भारत में अगर आप कहने लगो आज कि एक तरह से पूरे के पूरे भारत में हिंदुओं के हिसाब से सब चीजें चलें, तो आप ये देखो कि हिंदुओं के हिसाब से सब चीजें अगर चलेंगी या हिंदू रूल अगर लागू कर दिया जाए तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं, इफ डायरेक्ट इफेक्ट करेंगी उन पर, वो कहेंगे हमको सूट ही नहीं आ रहा है। अगर आप कहने लगो कि हिंदू रूल्स जो हैं वो ठीक नहीं है तो मुस्लिम रूल्स को लेकर के आ जाए, शरिया को इम्पोज किया जाए, तो उससे भी काम नहीं चलेगा भाई, वो तो सीधे काटते हैं। ठीक है, अब मान लिया कि ठीक से जानकारी नहीं हुई, ठीक से पड़ताल नहीं हुई और निर्दोष आदमी है, तो वो जेल में तो गया था पहली स्थितियों में, आज की स्थितियों में पहले गर्दनी काट दी, बाद में क्या होगा, तो स्थितियां अलग हैं। या अदर कम्युनिटी कहे कि हमारे हिसाब से चीजें चले, तो नहीं पॉसिबल है। इसीलिए बीच का एक रास्ता क्या है, संविधान, एक ऐसा कभी नरम कभी कठोर कानून जो सभी के लिए समान है। संविधान, विधान मतलब कानून, सम मतलब सम्यक रूप से सभी के द्वारा पालन किया जा सकने वाला, जिसमें किसी भी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम ना हो और सभी कम्युनिटी अपने अपने फेथ्स को, अपने अपने कंशियंस को, अपने अपने अंतःकरण और आस्था के हिसाब से अपनी लाइफ को प्रैक्टिस करते हुए, अपने धर्मों को प्रैक्टिस करते हुए एक सुंदर देश के रूप में रह सके। ये संविधान की विशेषता है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम एक्सट्रीम हार्ड कंडीशन में चीजों को लेकर के सोचते हैं तब चीजें हमारे हिसाब से होती हैं। आप कहने लगो कि बिल्कुल यही होना चाहिए, तो यही होना चाहिए, कभी भी एक पूरे देश के लिए चीजें ठीक नहीं होती। आप कल शादी करोगे और शादी करने के बाद आप डायरेक्टली बोलोगे कि आज से घर में कद्दू ही बनेगा, तो हो सकता है वो कद्दू 2 4 5 दिन चले, 7वें 8वें दिन तुम्हारे बच्चे या तुम्हारी बीवी तुम्हारे सिर बद्दे मारेगी। तो कभी भी एक्सट्रीम कंडीशंस कहीं भी नहीं चलती हैं, आपको कहीं कठोर होना पड़ता है, कहीं पर आपको नरम होना पड़ता है, और इसी की सबसे अच्छी और सुंदर मिसाल है आपकी क्या, भारतीय संविधान। तो यहां पर उन्हें चाहिए था कि कोई एक ऐसा आदमी आए जो इस प्रॉपर चीजों को स्टडी करे और हमको बीच के रास्ते निकाल करके दिखाई दे। तो क्यों स्थापित किया गया, इस बात को आपको ध्यान रखना है क्या, कि उन्होंने मूलतः स्थापित किया कि न्यायालयों की अधिकारिता क्या है, न्यायालयों, है ना, कोर्ट्स के ज्यूरिडिक्शन को, कि कोर्ट के न्याय क्षेत्र में आपको व्यापक पूरी की पूरी क्या करनी है, एक जांच करनी है, शोध करना है। साथ साथ में न्यायालयों की शक्ति के बारे में आपको चीजें देखनी है, और न्यायालयों से संबंधित जो नियम इत्यादि अभी वर्तमान में हैं उनकी आपको जांच करनी है। ठीक है, उनकी आपको जांच करनी है। कुल मिलाकर के कि कोर्ट्स के पास कितनी पावर्स हैं उनको आप थोड़ा तोलिए, वो किस हिसाब से हैं, ये इसलिए बनाया गया था। दूसरी बात है, जो पुलिस स्थापन है, स्थापन मतलब एस्टेब्लिशमेंट, जो पुलिस स्थापन है कि वो इंडिया के हिसाब से ठीक है कि नहीं है, किस तरह की पुलिस चाहिए हमको, किस तरह के पुलिस रिफॉर्म्स करने पड़ सकते हैं, इस तरह की कंडीशंस को हम देखना चाहते हैं। उन एस्टेब्लिशमेंट्स की आप जांच करिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम है, भारत में जो वर्तमान समय में, तत्कालीन समय में, यानी कि 1834 के आसपास जो आपके कानून चल रहे हैं, ठीक है, जो आपके कानून चल रहे हैं ये, हाँ, गंभीरता सुनते रहिए, गंभीरता देखते रहिए, हाँ ठीक है, पढ़ने पर विशेष ध्यान दीजिए। तो भारत में लागू जो कानून है ना, भारत में लागू जो कानून है उनकी जांच करिए कि वो सफिशिएंट हैं कि नहीं। तो इन चीजों के लिए कोर्ट्स की ज्यूरिडिक्शन, उनकी पावर्स और उनके लिए रूल्स हैं, उनको जांच करना है। साथ में जो पुलिस के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, स्थापन है, उनकी जांच करनी है, उनकी इंक्वायरी करनी है, क्या करना है। और जो रूल्स चल रहे हैं इंडिया में, कानून लगे हुए हैं, उनकी जांच करने के लिए। और फाइनली जांच करने के बाद इन्होंने पाया कि
आपको एक ऐसे कानून की जरूरत है जो बीच का रास्ता आपको देगा, और बीच का रास्ता देने के साथ साथ आपके शासन को भी सुलभ बनाएगा। तो इन्होंने क्या काम किया, आईपीसी की सिफारिश की। सिफारिश करने का मतलब है कि उन्होंने सारी जांच करने के बाद इंडियन पीनल कोड की सिफारिश की। सिफारिश करने के लिए अंग्रेजी में शब्द है रिकमेंडेशन, है ना। रिकमेंड किया, क्या किया, रिकमेंड किया। तो रिकमेंड किया आईपीसी को, और फाइनली फिर आपकी सन 1860 में, है ना, कब, 1860 में। क्योंकि जब हम पहले पिछली वाली भर्ती में मैंने आईपीसी पढ़ाई थी, तो आईपीसी 1860 ये आपका वहां पर बोला जाता है, 1860। इसके बारे में अभी फैक्ट्स हमारे पास और भी आएंगे, आप निश्चिंत होकर के सुनिए, इस चीज को एंजॉय करिए, बहुत मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में। तो 1860 में फिर आईपीसी को अधिनियमित किया गया, यानी कि उसको पास किया गया, ठीक है, पास किया गया, बना करके तैयार हुई। तो आईपीसी को बनाने का श्रेय भी किसको जाता है, सिफारिश का श्रेय भी प्रथम ये आपका भारतीय विधि आयोग को जाता है, और उसको निर्माण करने का श्रेय भी उसी को जाता है, विशेषकर मैकॉले को जाता है, जिसका नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। और फाइनली फिर क्या हुआ कि एक लंबा समय हो गया। अब देखो 1860 का कानून बना हुआ है, और आप आज जी रहे हो 2025 में। अगर आप मोटा मोटा हिसाब निकालो, 1860 से और 1940 साल तो वो हो गए, पूरी सदी मान लो, आपके 1900 से 2000, तो 140 साल वे हो गए, और 25 आपके ये जोड़ लो तो कितने हो गए, लगभग 165 साल का समय हो गया है। और 165 साल तक उन्हीं नियमों को मानते रहने से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या आज अपराधों की प्रकृति नहीं बदली है? बिल्कुल बदली है। जैसे अभी आपको आगे पता लगेगा कि कुछ नई धाराएं भी बीएनएस में ऐड करी गई हैं जो आईपीसी में नहीं थी। क्योंकि आप देखो 1834 में जब ये सारी बातें शुरू हुई, 1860 में जब आपका आईपीसी बनकर के तैयार हुआ और उसको पारित किया गया, उस समय मोटरसाइकिल होना किसी के पास बहुत बड़ी बात है, शासन वालों के पास ही होती थी, अंग्रेजों के पास होती थी। और आज की स्थिति में मोटरसाइकिल घर घर में खड़ी है, न जाने कितनी कितनी खड़ी है। तो एक अपराध निकल करके आता है झपटमारी, स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग। चेन स्नैचिंग के लिए बाइक की बहुत जरूरत है, औरत पहन के रखती है कोई गहना, और बराबर में से दो मनचले आते हैं, अपराधी आते हैं, पकड़ा और झपट्टा मारा। तो उस समय इस अपराध की कोई कल्पना नहीं कर सकता था, साइबर क्राइम की कोई कल्पना, क्योंकि कंप्यूटर का विकास ही नहीं है उस समय तक। तो ऐसे अपराधों को भी ऐड किया गया है। तो एक जरूरत फील होने लगी कि अब आईपीसी नहीं, हमको नए कानूनों की जरूरत है। 2023 में सरकार को न्यू चैलेंजेस आते दिखाई दिए कि भाई इन अपराधों को कैसे टैकल करें। तो उन्होंने सोचा कि हमको एक मेजर रिफॉर्म की जरूरत है, हमको आईपीसी की जगह है क्या करना पड़ेगा, हमको नए कानूनों को कुछ लागू करना पड़ेगा। और फाइनली 11 अगस्त, इस डेट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, फाइनली 11 अगस्त 2023 में, है ना, ये इसमें डेट्स भी बहुत अच्छे से याद रखनी है, और इसमें जो धाराएं हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हाँ, हम्म, हाँ, हम्म, हाँ, नहीं दोबारा नहीं मत बनाइए। अगर पहले से बना रखे ना बीएनएस के नोट्स पढ़ करके, तो अब मत बनाइए, बस आप सुनिए, है ना, सुनिए और समझिए चीजों को। हाँ, ठीक है, समझ में आ रही है सारी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। तो आपको पता है जब भी हमको किसी कानून को बनाना होता है, तो कानून को बनाने के लिए ऐसे थोड़े हाँ यार भाई चल कानून बनाते हैं, हाँ भाई बन गया, ऐसे नहीं होता है। आपको कोई भी कानून बनाना है, कोई भी अधिनियम बनाना है, कोई भी एक्ट आपको बनाना है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, उसको संसद के किसी भी सदन में लेकर के आना पड़ेगा। और संसद के जिस सदन में वो आएगा, वहां पर उस पर चर्चा होंगी, डिबेट्स होंगी, और डिबेट्स होने के बाद फिर क्या होंगी, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, वहां पर आपकी डिबेट्स होंगी, डिबेट्स होने के बाद वो वहां से पारित होगा तो दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन में जाकर के पास होगा, डिबेट्स होंगी,
और फिर क्या होगा आपका, फिर वो वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाकर हस्ताक्षर होंगे, और हस्ताक्षर होने के बाद वह फिर जो विधेयक है वो आपका एक्ट बन जाएगा। ठीक है, जो बिल है वो आपका एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो 11 अगस्त 2023 में एक विधेयक, एक बिल लोकसभा में पेश किया जाता है, और फाइनली फिर सारी की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको ध्यान रखनी है, 11 अगस्त 2023 को बीएनएस का बिल पेश किया गया लोकसभा में, फिर फाइनली राष्ट्रपति महोदया ने इसको हस्ताक्षर किया है ना, राष्ट्रपति महोदय, महोदय कहिए, इनेक्ट हुआ, ये अधिनियमित हुआ, ये पारित हुआ। पूछ सकता है कि बीएनएस कब पारित हुआ, और मुझे लगता है ये पूछेगा, तो इसको रट लो, 25 दिसंबर 2023। वो डेट कौन सी थी? 25 दिसंबर 2023 को जो आपका बीएनएस था वह आपका पारित हुआ। ठीक है, बीएनएस पारित हुआ, बीएनएस आपका पारित हुआ। हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत सारे आपके बिल जो होते हैं वो आपके संसद के सदनों में पेश होते हैं, तो पूछ सकता है कि बीएनएस जो था ये कौन से नंबर का अधिनियम था, तो 2023 का 45वां ये बिल था। क्या था? 45वां बिल था, और उसी रूप से फिर अधिनियम बना। तो 45वां बिल कह लीजिए या 45वां अधिनियम कह लीजिए, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 45th क्या? 45th ये अधिनियम था 2023 का, या बिल के तौर पर आप इसको कह सकते हैं। इतनी बात हो गई हमारी। अब यहां पर हमको क्या काम करना है? अब जो आपकी सबसे बड़ी शंका है कि सर यूपीएसआई के लिए आईपीसी पढ़ना है या बीएनएस पढ़ना है, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, आईपीसी जो है ये अब समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? ये अब समाप्त हो चुका है, और इसी का स्थान किसने ले लिया है? इसी का स्थान ले लिया है भारतीय न्याय संहिता ने। तो आईपीसी अब नहीं है, अब बीएनएस है। क्या है? बीएनएस है। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको बीएनएस पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? बीएनएस पढ़ना है। और बीएनएस भी कैसे पढ़ना है? तो आईपीसी के साथ पढ़ना है, आईपीसी के साथ पढ़ना है, आईपीसी के साथ पढ़ना है। यानी कि एक तुलनात्मक रूप से इस चीज को देखना पड़ेगा, एक कंपैरेटिव वे में इसको ले जाकर के देखना पड़ेगा कि जैसे बहुत सारी, अब कंपैरिजन अभी से शुरू हो जाएगा। जैसे पूछेगा कि आईपीसी में कितनी धाराएं थी, बीएनएस में कितनी है, आईपीसी में कितने अध्याय थे, बीएनएस में कितने हैं। जो जरूरी धाराएं हैं, जैसे हत्या की धारा 300 थी, अभी कितनी है, रेप की वहां पर कितनी थी, अभी कितनी है। तो इंपॉर्टेंट धाराओं के नंबर पहले और अब में पूछ सकता है कि पहले ये थी, अब कितनी हो सकती है, केवल महत्वपूर्ण अपराधों के संदर्भ में। और यहां पर अध्याय इत्यादि के बारे में पूछ सकता है। इससे ज्यादा की टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अब आईपीसी नहीं है, आईपीसी की जगह अब बीएनएस भारत में लागू है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो इससे बहुत ज्यादा संबंधित हैं। तो यहां पर हम एक तुलनात्मक वे में ही चीजों को लेकर के चलते हैं। ठीक है, इधर मैंने बीएनएस लिखा है, उधर हमारा क्या लिखा हुआ है, उधर हमारा आईपीसी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात आपकी है कि ये पारित कब हो रहा है, बीएनएस के संदर्भ में है। तो बीएनएस पारित हो रहा है आपका 25 दिसंबर सन 2023 को। कब? 25 दिसंबर 2023 को। हाँ, हम्म हम्म भाई देखो, फालतू की बातें मत करो। हाँ, हम्म देखो, आप सब कर रहे हो ना फालतू की बातें। कोई बोल रहा है पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा है। आप, मैं आपको 1000 बार कह चुका हूं, अगर जिंदगी अच्छी बनानी है ना तो प्लीज पॉलिटिकल माइंडसेट से बाहर निकलिए दोस्तों। पॉलिटिकल माइंडसेट से बाहर निकलिए, अपने ओन माइंडसेट में आइए। हाँ, जहां भी हो वहां ईमानदारी से काम करिए, अपने उत्थान पर ध्यान दीजिए। क्योंकि कोई भी पार्टी हो, कोई भी, इंडिया की कोई भी पार्टी हो, आपके सामने आपको मूर्ख बना रही है, पर आंख पर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि स्थितियां अलग हैं। एक बात बताओ, जो आपके धर्म की रक्षा करने की बात करता है, क्या वो वाकई में आपके धर्म की रक्षा कर रहा है? या जो पर्टिकुलरली आपकी जाति से होने का बात करता है कि पर्टिकुलरली हमारी जाति से है, तो अगर वो आपकी जाति से है
तो वो आपको बोलता है कि मैं उत्थान करूंगा, बट न जाने जाति के नाम पर वोट लेने वाले पता नहीं कितने नेता आए और स्थितियां बिल्कुल जस की तस बनी हुई है, कह सकते हैं, और भी ज्यादा बदतर हो चुकी हैं। तो कोई आपका भला करने नहीं आएगा, कोई आपके दुख सुख में नहीं आएगा, आपको ही करना पड़ेगा। तो पढ़ने पर ध्यान दो, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर यहां से मिला तो एक क्वेश्चन आपको मेरिट में अंदर और बाहर रखने में काफी है, और एक क्वेश्चन आपको एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर बढ़िया अच्छी पोस्ट से अच्छी पोस्ट तक ले जाने के लिए काफी है। अगर 4,500 पद आएंगे तो एक नंबर से अगर चूक गए तो हो सकता है पीएसी प्लाटून कमांडर मिले, और एक नंबर ज्यादा आ गया हो सकता है सब इंस्पेक्टर सिविल आपको मिले। ठीक है, तो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। कोई भी नेता, आप आज भूखे बैठ जाओ और पड़े रहो और ध्यान दो कितने नेता आपके घर आएंगे और कितने लोग आपको वो करेंगे। तो प्लीज इस माइंडसेट से बाहर निकलिए, क्योंकि कोई किसी का नहीं है, आपकी मेहनत है और आपके माँ बाप का दारोमदार आप पर है। और मैं चाहता हूं आप मैच्योर बने, गंभीर बने अपने जीवन को लेकर के, और देश की जिम्मेदारी नेता तो कभी नहीं लेंगे, आप सब हम युवा लोगों को ही लेनी पड़ेगी। युवाओं को कहां पर? धर्म के नाम पर राजनीति में, जात के नाम पर राजनीति में, कुछ धार्मिक इवेंट्स में, है ना, कुछ जातीय इवेंट्स में। ठीक है, उसके बाद अभी ये भाषा ही चल रहा है, भाषा के इवेंट्स में झोंक दिया कि भाषा वाला मैटर है। उसके बाद अब रही सही कमी क्या है, 5,000 मूवी बना दी है बॉलीवुड ने प्यार पर, और एक ये सैयारा वगैरह है, वहां पे हॉल में मैंने वीडियो देखी, लोग खड़े होकर चिल्ला रहे अरे कमला तू कहां चली गई। तो उससे क्या मतलब, युवा शक्ति है इंडिया में, 60% से ऊपर युवा हैं, उनकी शक्ति को यूज कर सकते हैं, बट नहीं, हमको तो उनको बस वहां पर लेकर जाना है रैलियों में और उस शक्ति को बर्बाद करना, और बर्बाद हो रहे हो आप वाकई में। तो यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन, अपने उत्थान पर ध्यान दीजिए। प्लीज मेरी क्लास में कोई भी इधर उधर की बात ना करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन होवे। इस बात को गंभीरता से देखिए, समझिए ध्यान से। तो बीएनएस जो है वो 25 दिसंबर 2023 को लागू हो रहा है, और आईपीसी जो लागू हुआ था ये 6 अक्टूबर 1860 को हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए, है ना, ध्यान रखनी चाहिए। बीएनएस की जो फुल फॉर्म है वो यही है, अंग्रेजी में लिख दियो। देखो जैसे अब आप में से कोई कहने लगा कि बीएनएस की फुल फॉर्म बताओ, तो मैंने यहां पर लिख दिया बी से भारतीय, उसके बाद एन से न्याय, और एस से मैंने लिख दिया संहिता। ठीक है, संहिता लिख दिया। आप बोलोगे सर इंग्लिश में बताओ, तो इंग्लिश इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी भारतीय न्याय संहिता में। अरे भाई यही है इसका फुल फॉर्म, ये इंग्लिश में ऐसे नहीं है भारतीय न्याय संहिता, तो हमको जानती नहीं है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जैसे वो आईपीसी भारतीय दंड संहिता थी, अंग्रेजी में इंडियन पिनल कोड था, बट यहां पर कुछ नहीं है। बीएनएस का फुल फॉर्म यही है, भारतीय न्याय संहिता, अंग्रेजी जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो अधिनियमन हो रहा है 25 दिसंबर 2023 को, और पारित हो रही है 6 अक्टूबर 1860 को। सबसे इंपॉर्टेंट बात है लागू कब हुई है बीएनएस, इसको ध्यान रख लेना है। तो लागू हुई है 1 जुलाई 2024 से। कब से? 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, और आईपीसी जो लागू हुई थी वो 1 जुलाई सन 1862 से। तो देखो डेट लागू होने की, एनफोर्स होने की, कि आज से ये क्या हो रही है, आज से, आज से ये जो आपका कानून है वो लागू हो जाएगा, और आज के बाद अगर इसके प्रावधानों का, इसके प्रोविजंस का कोई वायलेशन करता हुआ दिखाई देगा तो वो इस एक्ट के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। ठीक, क्या माना जाएगा? दोषी माना जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो बीएनएस है वो 1 जुलाई 2024 को पूरी तरह से लागू हुई, परंतु आपका क्या है, एक सेक्शन है 1602, इसको छोड़ करके बाकी सारे सेक्शंस आपके लागू हुए। तो आपको ध्यान रखना है अभी भी कौन सा सेक्शन लागू नहीं है, है ना, अभी भी कौन सा सेक्शन लागू नहीं है। तो 106, अंग्रेजों की भाषा में 106 पार्ट 2 इज नॉट एनफोर्स्ड इन इंडिया, है ना, आपका 1 जुलाई 2024 से। ये नहीं आपको बोलना है। ये 106 पार्ट 2 क्या है, ये हिट एंड रन वाला मामला है, कि आपने देखा होगा कि ये बात थी कि लोग टक्कर मारते थे और भाग जाते थे। तो ऐसे में कुछ कानून बनाए गए, और ज्यादातर ट्रक ड्राइवर ये काम करते थे। तो एक कानून बनाया गया कि अगर आप टक्कर मारते हो और वहां पर रुकते हो और उसका ट्रीटमेंट कराते हो तो कम सजा है, पर अगर टक्कर मारते हो और भाग जाते हो
तो ऐसे में फिर आपको लंबी सजा भुगतनी पड़ सकती है। ये सेक्शन 1062 का है। तो इसका बहुत बहुत इसका आपने देखा होगा, बड़े बवाल हुए, बड़े दंगे हुए। ट्रक वालों ने कहा कि लोग हमारे सामने आकर खुद कूद जाते हैं। अब हमारी क्या गलती है? रोड पर अगर दो गाड़ियां जा रही हैं और एक्सीडेंट हो गया, अगर एक्सीडेंट छोटी गाड़ी की वजह से भी हुआ है, फिर भी क्या बात आएगी कि बड़ी गाड़ी वाले की ही गलती निकलेगी, वे तूने नहीं देखा है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ, तो अभी ये स्थगित जैसी स्थिति में है। तो ये हिट एंड रन का मामला है, अभी आगे आएगा। बट अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं। तो बीएनएस में टोटल सेक्शंस हैं आपके 358, जबकि आईपीसी में टोटल सेक्शन थे आपके 511। कितने थे? 511। तो पूछ सकता है कि आईपीसी में कितने सेक्शन थे और अभी कितने सेक्शन हैं। तो आईपीसी में सेक्शन थे 511, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, और बीएनएस में सेक्शन है 358 ओनली। आईपीसी में कितने अध्याय थे, टोटल चैप्टर्स थे? तो आपको बोलना पड़ेगा आईपीसी में 23 चैप्टर थे, जबकि बीएनएस में आपके केवल 20 चैप्टर्स हैं। तो ये कंपैरिजन सबसे ज्यादा आपका पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। हाँ हाँ हाँ, बुक में नहीं मिल रहा है बीएनएस? वाह रे वाह, वाह चीते, सबसे पहले बीएनएस ही तो है। हाँ, ठीक है, ये ठीक है। तो ध्यान रखना है इसका। आईबीएनएस में कितनी धाराएं हैं? 358। आईपीसी में थी 511। बीएनएस में कितने अध्याय हैं? 20। और आईपीसी में अध्याय हैं आपके 23। इस बात को जान लीजिए अच्छे से। अब अगर हम आगे चलें, हाँ हाँ, आईपीसी से कनेक्शन नहीं रहा, पढ़ना पढ़ना पड़ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो भाई सैयारा वैयारा कुछ नहीं होता है भाई। हाँ, आप कितनी भी मोहब्बत कर लो, मैं कहता हूं, मैं एक चीज बोलता हूं, चैलेंज देता हूं आपको, चैलेंज चैलेंज देता हूं मैं आपको आज। आप किसी लड़की से खूब मोहब्बत करिए, जान निकाल करके रख दीजिए हथेली में, है ना, खूब बोलिए री कमला तेरे बिना मैं ना रह सकूं, ठीक है। और कमाओ धमाओ कुछ नहीं, बस उसके पीछे पड़े रहो, है ना। कुछ पागल बिल्कुल बाल बड़े बड़े, या कुत्ता झवरीला होता है ना, ऐसे बाल बना के घूमो उसके पीछे और पड़े रहो देवदास की तरह। देवदास भी पड़ा रह गया, वो ठाकुर से ब्याह करके चली गई, ठीक है। तो स्थितियां अलग हैं, ठीक है, स्थितियां अलग हैं। और ये गलतियां, ये गलती नहीं है, क्योंकि लाइफ प्यार पे नहीं चलती है, लाइफ चलती है पेट भरना चाहिए, कपड़े आने चाहिए, सोशल एक क्या होता है, एक क्रेडिबिलिटी टाइप चीजें होती है, प्रतिष्ठा होती है, उसमें आदमी जीता है। ये खाली प्यार खा के थोड़ी मरेगा। आप किसी से प्यार करो, जैसे मौका मिलेगा तुरंत चली जाएंगी देवी जी, और फिर चिल्ला सैयारा, ये बकवास है, ये बकवास है सब, इस पे चक्कर में नहीं पड़ो। अगर वास्तविकता में किसी से प्रेम करते हो तो उसके लिए अध्ययन करो, उसके योग, अपने आप को योग्य बनाओ, और उसके परिवार में जाकर कहो कि मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि दुनिया का कितना बड़े से बड़ा अहंकारी है, कैसा भी आदमी हो, तुरंत कहेगा बेटे ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो योग्यता अधिकार का वर्ण करती है, फालतू के प्यार और चपड़े नहीं है। हाँ ठीक है, शायरी सुनने में अच्छी लगती है, बट ये रियलिटी नहीं होती है, इसमें लोग बर्बादी होते हैं, पागल होते हैं। हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात जो है आपको ध्यान जो रखनी है, कुछ सेक्शन, अब आईपीसी से बीएनएस में क्या हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं। तो चेंजेस क्या आए हैं? अब पहले 511 धारा थी, चीजों को बहुत खोल खोल कर लिखा था, उसके रूप को संक्षिप्त कर दिया गया है, ठीक है। क्या हुआ है, अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं यहां पॉइंट लिख देता हूं। आईपीसी से बीएनएस में क्या क्या चेंजेस आए हैं ना, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि स्वरूप को, रूप क्या, स्वरूप, है ना, संहिता के स्वरूप को छोटा किया गया है, संहिता के स्वरूप को छोटा किया गया है, ठीक है, छोटा किया गया है, छोटा किया गया है ना। जैसे आईपीसी में धारा आपकी एक से शुरू होती थी, दो में परिभाषाएं हैं, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 50, 55 तक चली जाती थी। उन धाराओं को उठा करके ला करके एक ही धारा के अंतर्गत ले आए हैं, धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाओं में सबको ले आए हैं। तो 511 धाराएं जो ऐसे फैली हुई थी, उनको समेट करके ले आए हैं। तो दुरूप को छोटा किया गया है, और रूप जब छोटा होगा तो धाराओं की संख्या बदली है, क्या हुई है, धाराओं की
क्रम संख्या में परिवर्तन हुआ है। किसमें? सीरियल नंबर में परिवर्तन हुआ है, संख्या में आपका चेंज हुआ है। जो पहले आपके अपराध आते थे बहुत आगे जाकर के, वो अब यहां पर आ गए हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इस तरह की स्थिति है। हाँ ठीक है। तो आपकी स्थिति क्या है कि धाराओं की जो क्रम संख्या है वह क्रम संख्या भी आपकी बदल गई है। मूल चीज ये है। और धाराओं की क्रम संख्या बदलने से ही हमारी क्या चीज हुई है, हमारी लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि हम आईपीसी से बीएनएस का कंपैरिजन करके पढ़ें। जिससे पहले कौन सी धारा, ये अपराध कौन सी धारा में था, अभी कौन सी धारा में है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि कुछ नई धाराएं भी जोड़ी गई है। क्या हुआ है? कुछ न्यू सेक्शंस भी ऐड किए गए हैं। कुछ न्यू सेक्शंस भी ऐड हुए हैं। कुछ न्यू सेक्शंस भी ऐड हुए हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें नई आ गई हैं। जैसे अब नई जो धाराएं जुड़ी हैं उनकी तरफ गंभीरता से आपको देखना है, गंभीरता से आपको समझना है। सबसे पहले इनकी डिटेल हम आगे देखेंगे, बट मैं आपको पहले से ही सचेत कर देता हूं क्योंकि जरूरी है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकते हैं। पूछ सकता है कि कौन सी धारा नई जुड़ी है, और नई धारा जो जुड़ी है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखें ये बच्चे कितने अवेयर हैं। ये अपने आप को दरोगा एज्यूम कर रहे हैं, ये थानेदार बनने के लिए जा रहे हैं, पर देखें इनमें इतनी योग्यता है कि नहीं, कि ये अवेयर है कि नहीं। तो एक सेक्शन नया जुड़ा है, सेक्शन 2, धारा जो 2 है, जो परिभाषाओं के बारे में बात करती है, उसका पार्ट 3 जुड़ा है। बालक की परिभाषा नई तरह से जोड़ी गई है। और जहां जहां पर मैक्सिमम आयकर अधिनियम को छोड़ करके बाकी जितने भी अधिनियम हैं प्यारे, उन सब में बालक उसे कहा गया है जिसकी आयु 18 साल से कम है। यहां पर भी ये चीज है, बट ये बीएनएस में न्यूली एडेड है। धारा 2-3 को जोड़ा गया है जो बालक की परिभाषा के बारे में बात करता है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 48 को जोड़ा गया है, भारत में अपराधों का बाहर से दुष्प्रेरण। अब ऐसा होता है, अब आप देखो इसमें क्या चीज है। जैसे मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं, भारत में स्पष्ट रूप से बोलूंगा मैं बिल्कुल वो नहीं करूंगा। आप ये देखो कि भारत में राजनीतिक रूप से सब काम होते हैं। ठीक है, कोई भी एक्ट आता है, तमाम चीजें होती हैं। जब जिसकी सोच वाली सरकार होती है उसके हिसाब से काम होते हैं। भारत में आप देखो कि तमाम तरह के आंदोलन चलते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने पिछले समय में कुछ बहुत सा तरह के अलग अलग तरह के आंदोलन देखे, लोग सड़कों पर रहे। तो इनमें क्या रहता है कि इनमें 2 तरह की बातें रहती हैं। एक तो वास्तविकता में हित छुपा ही रहता है। ठीक है, हित छुपा रहता है, और लोग चिंतित होते हैं, उनको मिसगाइडेड किया जाता है नेताओं की तरफ से कि भाई ये इस तरह का कानून आ रहा है और इस कानून से तुम इस तरह से प्रभावित होंगे, चाहे ना हो। तो उनके हितों को प्रभावित करके उनके अधिकारों को प्रभावित किया जाता है। तो इसके लिए बाहर से फंडिंग आती है। विदेशी जो सरकारें हैं वो ये चाहती हैं कि कोई भी देश जो है वो सशक्त होकर के ना उभर पाए, क्योंकि अगर किसी देश में शांति होगी तो उसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, और इकोनॉमी, पैसा जिसके पास है उसी की पावर है। अब आप देखो कि यूएस जो है वो ईरान पर क्यों चढ़ा बैठा है। ईरान को वो परमाणु बम क्यों नहीं बनाने दे रहा है? वो ईरान को इसलिए परमाणु बम नहीं बनाने दे रहा है क्योंकि यदि ईरान पर परमाणु बम आ जाएगा तो मिडिल ईस्ट जो है आपका, वहां पर पूरी सत्ता, पूरी पावर जो है वो ईरान होल्ड करेगा, और पूरी की पूरी जो आपकी परिदृश्य है वो बदल जाएगा। यूएस की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, रशिया को बहुत ज्यादा फायदा उससे होगा, चाइना को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सारे खेल जो है वो इकोनॉमी के हैं, पैसे के हैं। आप इंडिया में भी देखो, पैसे वालों की ही दुनिया है। आप ये देखो, जब भी चुनाव होते हैं तो चुनावी पार्टियों को पैसे दिए जाते हैं, भर भर के करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए, और वो किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को नहीं, सभी पार्टियों को फंड जाता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कौन सी पार्टी जीत जाए, क्योंकि जो भी पार्टी जीत जाएगी उसको हमने पैसे दे रखे हैं, और वही फिर कल हमको टेंडर देंगे, चाहे वो नियम विरुद्ध ही क्यों ना हो। वो कहेंगे हमको ये क्षेत्र चाहिए, तो वो कहेगा इलीगल है, तो बोलेगा पैसे इसलिए दे रखे हैं, तुमने सरकार बनाई है क्योंकि हमने पैसे दिए हैं। वो पैसे दे रखे हैं, वो आपको इजाजत देते हैं बड़े बड़े कानूनों को करने के लिए, है ना, बड़े बड़े काम करने के लिए। और केवल एक सरकार का मुद्दा नहीं है, हर तरह की सरकारें, हर तरह की पार्टियां इसी तरह से बिजनेस करती हैं और करोड़ों अरबों रुपए कमाती हैं।
तो यहां पर स्थिति क्या है, भारत में बाहर से अपराधों का दुष्प्रेरण, यानी भारत में अपराध या दंगे इत्यादि को भड़काने के लिए यदि भारत से बाहर कोई बैठा व्यक्ति अबेटमेंट कर रहा है, दुष्प्रेरण, दुष उपसर्ग होता है गलत अर्थ में, प्रेरण मतलब प्रेरणा देना, किसी को उकसाना, भड़काना किसी चीज के लिए, यह होता है दुष्प्रेरण। तो अगर कोई व्यक्ति भारत में अपराधों का बाहर से दुष्प्रेरण कर रहा है तो यह धारा हमारी ऐड करी गई है। तीसरी हमारी ऐड करी गई है धारा 69, ठीक है, सेक्शन 69 ऐड किया गया है। और ये क्या है, प्रवंचनापूर्ण। प्रवंचना किसको कहते हैं, धोखाधड़ी को प्रवंचना कहा जाता है। हाँ, 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 ठीक है। नहीं, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि आरडब्ल्यूए के लिए ये नियम भी है, क्योंकि अगर एक टीचर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाएगा तो वो क्वालिटी और मेंटेन नहीं कर पाएगा, फिर पढ़ाई में वाकई में थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आरडब्ल्यूए इस बात को बहुत ज़्यादा सोचता है। और एक अच्छा शिक्षक होने के नाते भी तमाम तरह की चीज़ें ये हैं कि कम क्लासेस ली जाएं बट बेहतर ली जाएं। आप ये देखो, इस सिंगल क्लास को रेडी करने में भी बहुत समय लगता है। इसमें टाइपिस्ट के पास जाती हैं चीज़ें, सुधार होता है, तरीके से प्रेजेंटेशन दिया जाता है जिससे समझने में चीज़ें आसान हो, और इनको प्रिपेयर करना वो बात तो आपकी अलग रहती है, ठीक है। तो यहां पर आपकी क्या बात है, प्रवंचनापूर्ण मतलब धोखाधड़ी पूर्वक साधनों का प्रयोग करके मैथुन करना। मैथुन करना क्या होता है, इंटरकोर्स करना, ठीक है। कानों को बंद कर लेना अगर ऐसा लगेगा कि सर तो बहुत है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं। मैथुन, मैथुन क्या होता है, मैथुन होता है इंटरकोर्स करना। पुरुष और स्त्री जब एक साथ में होते हैं तो आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं उसको एक रूप से मैथुन कह दिया जाता है। और अगर आपने आपको कोई ब्रह्मचारी कहता है तो उसके लिए अष्ट मैथुन त्याग, 8 प्रकार के मैथुनों का त्याग बताया गया है कि अगर 8 प्रकार के मैथुनों से बचता है, एक तो मैथुन का मतलब डायरेक्टली इंटरकोर्स है, इससे तो बचना ही है, ठीक है। क्रियाओं द्वारा, है ना, क्रियाओं द्वारा, जिसको क्या कह देते हैं अंग्रेजी में, कुछ नाम है, हाँ, मास्टरबेशन कहा जाता है। तो इस तरह की क्रियाओं द्वारा करना, या अगर आप किसी स्त्री से गुप्त वार्ता कर रहे हैं, किसी स्त्री से, अगर कोई भी ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी है तो अगर एकांत में आप जाकर बात कर रहे हैं तो इतने से ही काम गड़बड़ हो जाता है। अगर आपने क्या काम किया है, कहीं पर इस तरह का कोई दृश्य है, उसका चिंतन आपके मन में बना हुआ है, ऐसी कोई आपने वीडियो देख रखी है जहां पर ऐसा कुछ कार्य हो रहा है, तो वो भी आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है, ठीक है। तमाम इस तरह के 8 हैं, बात करना, संभाषण करना, स्पर्श करना। अगर आप स्पर्श भी कर देते हो इतने में भी, क्यों, क्योंकि जो बिंदु होता है, जो ब्रह्मचर्य का मूल है ना, आपके विचार जैसे ही आते हैं, आपने जैसे ही कामुक विचार अपने मन में लाए, तो जितनी क्वांटिटी में एक बार में तेज बाहर निकसित होता है, बाहर निकलता है, वो अपना स्थान छोड़ देता है। आप महसूस करिएगा कभी इस चीज को। और आप बोलते हैं ना कि स्वप्न में काम खराब हो जाता है, सर मैं तो बहुत ध्यान से रहता हूं, नहीं, जब अगर आपका विचार खराब हुआ, आपने चिंतन भी किया किसी स्त्री के बारे में या स्त्री ने किसी पुरुष के बारे में, और विचार किया और थोड़े से भी कामुक विचार मन में आए, तो जो वह आपका तेज है वह अपने स्थान से खिसक जाता है, और फिर चाहे आप क्रिया करें ना करें, या तो क्रिया के माध्यम से बाहर निकलेगा, या फिर वह स्वप्न में बाहर निकलेगा, या वह जब आप मूत्र त्याग करेंगे उस समय बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो अगर कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो सबसे पहले विचारों को नियंत्रित करे। तो यहां पर क्या है, धोखाधड़ी के माध्यम से, धोखाधड़ी क्या है कि इस तरह से कि हेलो, सुन रही हो क्या, हाँ मैं सुन रही हूँ यार, हमको बहुत दिन हो गए साथ रहते रहते, एक काम करते हैं, शादी तो हमको करनी ही है, तो शादी वाला काम पहले ही कर लेते हैं। बोले अरे नहीं यार, शादी हो जाना तो उसका, अरे यार मेरा बहुत मन है करने का, इस तरह से। तो ये सब है ना, उसको एक तरह से लेके जाना, ठीक है, धोखाधड़ी। अब यहां पर धोखाधड़ी क्या है, यहां पर धोखाधड़ी है क्या कि शादी का झांसा दे करके, उसने कहा शादी तो हमारी होनी है, शादी के बाद भी ये चीजें होनी है, तो हम क्या काम करते हैं, इस काम को पहले ही कर देते हैं, ठीक है, तो साथ तो रहना ही है। तो ये अब बाद में विवाह ना करे, मान लो विवाह कर ले तो कोई बात नहीं, हालांकि ये नैतिक रूप से तो गलत ही है, विवाह के बाद ही संपर्क होना चाहिए। अगर विवाह से पहले ये ऐसा बोलता है, विवाह का झूठा बात बोल करके ऐसा करता है, तो प्रवंचनापूर्ण कार्यों में आएगा। और क्या होगा
कि हेलो सर, हेलो, हेलो, हेलो वंदना, हेलो वंदना, कैसी हैं आप? ये कॉर्पोरेट की बात हो रही है, बड़ी बड़ी एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। अरे आज तो वंदना बहुत गॉर्जियस लग रही हो यार, कैसी जबरदस्त लग रही हो। ठीक है वंदना, मेरे ऑफिस में आ जाओ। वंदना, तुम्हारी प्रमोशन की फाइल अटकी हुई है, क्या करना है? करना क्या है सर? तुम समझदार हो, क्या करना है? तो प्रमोशन के नाम पर, ठीक है, प्रमोशन इत्यादि के नाम पर, या कुछ भी जो लालच या लोभ दिखा करके, किसी भी तरह की धोखाधड़ी से यदि कोई किसी के साथ में इंटरकोर्स करता है, मैथुन करता है, तो ये भी अपराध में आएगा, है ना? है ना? ये भी अपराध में आपका आ जाएगा। उसके बाद अगला सेक्शन 73 को ऐड किया, इनको डिटेल में जाएंगे अभी आगे, अभी बहुत डिटेल में जाएंगे इनकी। सेक्शन 73, कोर्ट की परमिशन, अनुज्ञा के बिना कोर्ट की कार्यवाहियों से रिलेटेड किसी मामले, मैटर का प्रकाशन। कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, कोर्ट में जो मैं बोलता हूं ना उसको बहुत गंभीरता से सुना करिए। हाँ, हाँ, ठीक है, गंभीरता से सुना करिए, गंभीरता से देखा करिए। हाँ। हम्म। हाँ सर, आप एक्सपीरियंस लगते हो, ऐसा जरूरी है क्या? देखो कोई बोलता है, अरे एक बार बताओ, कितनी तरह की रील्स आती हैं, कितनी तरह की वीडियोस आती हैं, तमाम चीज़ें हैं, सब दिखती है, एक आयु भी है हमारे पास, एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कभी जीवन में इस तरह के कोई कार्य नहीं किए हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, कभी अभी तो मैं अपने बारे में नहीं बताता हूँ, किसी को नहीं बताता हूँ। हाँ, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को किसी से भी शेयर नहीं करता हूँ। उसके कारण है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर दिखा करके और फेम क्रिएट करना चाहते हैं, फेम क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती है। अगर किसी को अपनी फेम बढ़ानी है तो अपनी योग्यता के आधार पर चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, बट अपने परिवार को दिखा करके और इस तरह करके, बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो बड़ी भद्दी भद्दी हरकतें करते हैं, अपने आप को टीचर बोलते हैं। ठीक है, तमाम जगह, पूरे 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 एजुकेशन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, और दिखाते हैं, और मतलब कुछ भी कॉमेडी वीडियोस बना रहे हैं, गंदी भद्दी बकवास, और फिर उससे फेम, तो मैडम जी तो बहुत अच्छी हैं सर, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती मेरे को। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि पर्सनल लाइफ, अपने माँ बाप को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो ये तमाम चीज़ें ठीक नहीं है। बच्चों का और शिक्षक का जो संबंध है वो शिक्षा से ही होना चाहिए। अगर आप अलग से बन रहे हो तो मतलब फिर आप कॉमेडी कर रहे हो, देन आपका वो नीश ही अलग है। हाँ, तो ध्यान से सुननी है बात। तो कोर्ट में अगर कोई मैटर चल रहा है तो बहुत चुलबुली रहती है, मतलब जो पत्रकार होते हैं कि उस मैटर को छाप दें, खासकर अगर उसमें मेरे से मसाला हो, तो उसको छाप नहीं सकते हो आप, उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, उसको पब्लिश नहीं कर सकते जब तक कोर्ट ना कह दे। के बाद सेक्शन 86, सेक्शन 86, क्रूरता की परिभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक धारा। वो पूछ सकता है कि क्रूरता की परिभाषा कौन सी धारा में है ना? क्रूरता की परिभाषा कौन सी धारा में है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि धारा 86 में है। उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 95, अपराध करने के लिए बच्चों को भाड़े पर लेना या लगाना। भाड़े पर मतलब किराए पर लेना। अब देखो क्या होता है, किराए पर, है ना, रेंट पर ले लेते हैं बच्चों को। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई देखो, क्योंकि एक एक डॉली इन कैपेक्स आएगी, डॉली इन कैपेक्स, 7 साल से अगर छोटा बच्चा है और उसके द्वारा कोई आपराधिक कार्य हो जाता है, जैसे उसने मूवी में देखा, है ना, ऐसे लेके बैठा है, ओ भाई साहब, डिचक 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 डिचक, डिचक्यू, अच्छा, बंदूक से मर जाते हैं, उसको पता ही नहीं, उसने उठाया अपने पिताजी, अब जैसे तुम ही हो तुम्हारी शादी होगी, तुम दरोगा बनोगे, अब मान लिया तुमने हिसाब में रख रखा है, एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, और बस घुमा रहे हो, और वो लोड बंदूक ही तुम दरोगा जी लेकर के घर आ गए, तुम्हारा बच्चा देख रहा, अच्छा, डिचिक 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 डिचिक, उन्होंने कहा पापा आज मैं आपको मारूंगा, तो मैं बेटा बेटा इसको रख दो। अब आपको लग रहा है बेटा तो कुछ नहीं करेगा, और उन्होंने कहा डिशकियां पापा, डिशकियां आपको लगी यहाँ पे या कहीं लगी, और पापा जी धड़ाम। तो क्या वो बच्चा जो है क्या वो बच्चा जो है अपराधी माना जाएगा? तो यहां पर स्पष्ट रूप से आई बीएनएस भी बोलेगी, आईपीसी बोलती थी क्या,
क्या बोलेगी वीएनएस कि भाई 7 साल से नीचे का जो बच्चा है डॉली इनकैपेक्स यानी अपराध करने में अक्षम है, वो कर ही नहीं सकता। क्योंकि अपराध के लिए 4 चीजें भी आएंगी अपराध के तत्व के। अपराध के लिए मनुष्य होना चाहिए, फिर आपकी क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए, देन उस क्रिमिनल इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए वैसा एक्ट होना चाहिए, और उस एक्ट के बाद किसी ह्यूमन को बॉडीली कोई नुकसान होना चाहिए, रुपए पैसे का संपत्ति का कोई नुकसान होना चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होनी चाहिए, तब कोई भी एक्ट अपराध कहलाता है। तो बच्चा जो है उसको तो समझ ही नहीं है, तो बच्चा अपराधी नहीं माना जाएगा। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं कि एक काम करते हैं तो हम करेंगे तो अपराधी बनेंगे, एक काम करते हैं किसी बच्चे को भाड़े पर ले लेते हैं, जब कोर्ट में जाएगा कि इसको तो पता ही नहीं था, सब ये नाट जाएगा, सब घूम जाएगा। तो बच्चों को भाड़े पर लेना, किराए पर लेना या लगाना, जैसे भीख मंगवाना बच्चों को। आपने देखा होगा एक मूवी है साउथ की, मैंने देखी है, वो विजय थलपति की मूवी है वो, जिसमें वो आईपीएस ऑफिसर होता है और वो चौराहे पे उससे भीख मंगवाते हैं गुंडों से, है ना, आंख में कुछ पड़ा रहता है, उसमें मूवी में भी है। जो साउथ इंडिया में जाके वो फिर वो बेकरी वगैरह कर लेता है, ये सब चीजें वहां पर आपकी आ जाती हैं। तो उस मूवी में दिखाया जाता है कि बच्चों को हाथ पैर काट के विकलांग बना करके और वो भीख मंगवाते हैं। भीख मांगना मतलब डांस करवाया जा रहा, तमाम तरह की चीजें। तो बच्चों को किराए पर या भाड़े पर लेना लगाना, उस समय ये चीज नहीं थी, बट आज ये चीजें हैं। उसके बाद 103(2) धारा 103(2) ऐड करी गई है जो मोब लिंचिंग के बारे में बात करती है। आज देखो लोग क्या काम करते हैं, इतनी भी दया नहीं आती लोगों को। मान लिया, चलो क्या है, हाँ मान लिया क्या चीज है, मान लिया क्या चीज है, स्थिति क्या बन रही है, स्थिति क्या बन रही है कि कोई अपराधी है, मान लिया, ठीक है, कोई अपराधी है, मान लिया उसने चोरी करी है। अब चोरी करते हुए मान लिया पकड़ा गया, तो लोग क्या काम करेंगे भाई साहब, उसको पकड़ेंगे और उसको मारना शुरू करेंगे, और इस हाल तक मारेंगे कि वो बेचारा अधमरा हो जाता है, और वो बेचारा मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा, एक तरह से वो डेड हो जाएगा, या तो बहुत बुरी तरह। तो आप ये देखो, क्या ये सही है? मुझे जवाब दो, एक बार मैं जवाब जानना चाहता हूं आपका, मैं आपका आंसर जानना चाहता हूं कि एक जो चोर है जो पकड़ लिया गया है पब्लिक द्वारा, और उसको पीट पीट करके मार देना, ठीक है, और मान लिया उसने गांव में तबाही मचा रखी है चोरी कर करके, तो क्या उसको मार देना सही है पीट पीट करके? बताओ मुझे, आंसर करो। हाँ। हम्म। एक बार अगर शक्ति का क्षय होता है तो 30 से 35 दिन का जो भोजन है, 30 से 35 दिन का जो भोजन है उसका रस नष्ट हो जाता है, ऐसा ऐसा अनुसंधान किया है ऋषियों ने। सही नहीं है ना? अब आप इस चीज को जाकर के पूछो जहां पर शिक्षा का अभाव है, हाँ भाई उसको तो मार देना चाहिए, उसको तो ऐसा कर देना चाहिए, और फिर तुरंत पूछो अगर वो चोर तेरे ही घर से हुआ, अरे ना है मेरा लाला है मेरा तो लोग भारत में बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होने से कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े हाईवेज बनने वो तो जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जरूरी है सोच का विकसित होना, जरूरी है हर एक आदमी विजन लेकर के चले, जरूरी है देश के गद्दारों को उनकी जगह बिठाने का, ठीक है, जरूरी है हर आदमी अपने आध्यात्मिक, अपने मानसिक, अपने वैचारिक, अपने वैज्ञानिक, अपने सामाजिक, अपने आर्थिक, इन सब चीजों के विकास पर ध्यान देवे। पर नहीं, नेताजी तुम्हारी जय हो, ठीक है, धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर ना, अपने विकास से कोई ध्यान नहीं। मोब लिंचिंग, तो 5 या 5 से ज्यादा लोग जब मिलकर किसी को मौत के घाट उतार देते हैं तो ये नई चीज जोड़ी गई है, इसका जिक्र नहीं था वहां पर। 106 धारा 106(2) जिसका जिक्र वहां पर नहीं था, मतलब जो अभी तक लागू नहीं है, तो वाहन से मृत्यु हो जाने के संबंध में इस धारा को जोड़ा गया है, बट ये अभी लागू नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ये सेक्शन, ये सब पूछे जाएंगे पेपर में, याद रख लेना। ये सेक्शन 111 और सेक्शन 112 और 113, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि सेक्शन 111 बात करता है संगठित अपराधों के बारे में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बारे में। अभी इनकी परिभाषा भी आएंगी, पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आप ये समझ लीजिए जो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से चलता है, जैसे आपकी किडनैपिंग, जैसे फिरौती, जैसे हवाला, जैसे सुपारी लेके मर्डर करना, जैसे लूट, जैसे हत्या, डकैती, इस तरह की चीजें। और आपके छोटे संगठित अपराध जैसे पूरे के पूरे गैंग होते हैं, और पूरे के पूरे इन चीजों को जानना चाहिए। अरे बी ए इंटेलिजेंट मैन, बी ए इंटेलिजेंट, बी स्मार्ट पर्सन, ठीक है, लाइफ में, है ना, ज्ञान भरा हुआ हो, नॉलेज भरी हुई हो, चेहरा चमकता हो ज्ञान के नूर से,
ठीक है, यूनिफॉर्म लगी हो, है ना, यूनिफॉर्म नहीं लगी है तो किसी पद पर आप होवें, किसी पद पर आप नहीं है तो आप योग्य व्यक्ति होवें जो बदल रहे हैं समाज को, चाहे छोटे छोटे अंशों में। ठीक है, बॉडी फिट होनी चाहिए, जेब में पैसा होना चाहिए, स्थितियां होनी चाहिए ऐसी, ये होता है लाइफ जीने का मजा। ठीक है, जिससे आप प्यार करो कम से कम उसे चीजें दे तो पाओ, ये तमाम तरह की चीजें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो छोटे संगठित अपराध हैं क्या कि पूरा गैंग होता है। मेरे साथ में भी हुआ था, मैं दिल्ली गया भाई, मैं जाता वाता डरता हूं, अब मेरे को बुलाते रहते हैं, अंकित सर बुलाते, सर आप आते नहीं, भाई मेरे को डर लगता है दिल्ली वगैरह आने में। दिल्ली में प्रतिदिन 5 से 6 हजार मोबाइल चोरी होते हैं, सैकड़ों गाड़ियां मोटरसाइकिल चोरी होती हैं, और उसका पैसा कहाँ जाता है? उसका पैसा पुलिस के पास जाता है, हफ्ता हवाला जाता है पूरा। तो 5 मेरा फोन था भाई साहब, और मैं गाड़ी में चढ़ा और मुझे पता नहीं लगा मेरा मोबाइल साफ, भाई मैं तो भाई टूट गया। मैं तो मोबाइल में क्या होता है देखो, फर्क पड़ता है भाई, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाया हुआ होता है, और फोन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि कुछ डेटा ऐसा होता है जो ट्रांसफरेबल नहीं होता है। ट्रांसफरेबल मतलब अब मेरी यूट्यूब की सालों की मेहनत थी उसमें, मैंने थंबनेल्स के डिजाइन खुद से क्रिएट कर रखे थे पिक्सल लैब में, तमाम चीजें मैं खुद करता हूँ, एडिटिंग वगैरह सब सीखी है मैंने। जब मैंने चैनल को चलाया, मैंने चैनल को चलाने के लिए किसी की मदद नहीं ली, जो मेरा चैनल है उसको चलाने के लिए मैं कभी किसी की मदद नहीं ली, खुद ही ग्रो कराए, खुद ही एसईओ सीखा, खुद ही एडिटिंग करी, खुद ही डिजाइनिंग करी, खुद ही कंटेंट राइट करा, टाइप करा, पढ़ाया, शूट किया, एडिट किया, सब काम खुद करें उसमें। हाँ, तो उसमें भाई बहुत सारा डेटा था, वो चला गया पूरा का पूरा। हाँ, अच्छा कुछ, हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हाँ हाँ, इसको ठीक कर लो मेरे भाई, ये जो है ये 1 अक्टूबर, ये 1 अक्टूबर है ना, ये आपका, इसको इसको रहने दो, ठीक है, इसको रहने दो। मुझे भी इसमें थोड़ा सा भ्रम है, ये जो है ना आईपीसी का, इसका मैं कल बता दूंगा। देखो मेरे को डेट्स में थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, तो स्पष्ट बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे बिल्कुल ये डेट्स ये बिल्कुल सही है, इसको मैं कल कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, टाइम हो गया है, मेरे को पता नहीं लगा, चलो उसको पूरा तो करते हैं। ठीक है चलो, तो यहां पर क्या चीज है, मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो छोटे संगठित अपराध हैं, तो मोबाइल चोरी हो जाना जैसे, तो पूरा गैंग होता है, और वो सिक्योर भी करते हैं अपने आप को और उसके आदमी को, तो इस तरह की चीजें। और आपकी आतंकवादी गतिविधियां तो यहां तक रखते हैं, इसके बाद आगे कल पढ़ेंगे। तो आतंकवादी गतिविधियां है ना, आपके टेररिस्ट, जो टेररिस्ट एक्ट हैं, इनको भी इसमें ऐड किया गया है, क्योंकि उस समय तो टेररिस्ट एक्ट क्या होते थे, कुछ नहीं, वो तो टेररिस्ट, तो अंग्रेज जो टेररिस्ट मानते थे, वो किसको मानते थे? भारतीय क्रांतिकारियों को ही टेररिस्ट माना जाता था उस समय, तो वो तो सीधे टांग देते थे उनको, तो ये एक्ट वैक्ट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। हाँ हाँ, 25 नहीं बताए भाई, 23 ही बताए हैं। हाँ देखो, हर चीज जरूरी नहीं है कि साइंटिफिक रूप से ही सिद्ध होवे, हाँ हर चीज जरूरी नहीं है साइंटिफिक रूप से सिद्ध होवे, क्योंकि सिद्ध तो तब होगा ना जब उसमें कोई वो होगा, सिद्ध तो तब होगा, कोई बच्चा कह रहा है कि सर 30 दिन का भोजन और इतने भोजन का रस है, तो सिद्ध तो तब होगा जब उसमें रिसर्च होगी। इंडिया में रिसर्च कहाँ हो रही है, किस चीज पे हो रही है? पर ये माना जाता है, देखो ठीक है, ऋषियों की भी रिसर्च है इसमें। आप, और क्यों वेस्ट क्यों रिसर्च करेगा इस पे? क्योंकि वो तो भोग प्रधान ही है मामला, वहां पर अध्यात्म का इतना नहीं है। ठीक है, तो हर चीज का भी मतलब साइंटिफिक वो नहीं है। सिलेबस पूरा हो गया, आज के बाद क्लास में नहीं चलेगी। हाँ ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल, इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिए, और कैसी क्लास लगी इसको जरूर बताइएगा। हाँ, उसको कंफर्म करेंगे, है ना, इनको कंफर्म करेंगे आपका, ये सब डेट्स को आप हमारी कंफर्म करेंगे, है ना, आईपीसी वाली जो डेट्स हैं इनको कंफर्म करेंगे कल। ठीक है, इनको इन दोनों डेट्स को आप अभी उसमें रखिएगा। ठीक है, जो आई वो वाली डेट्स आपकी बिल्कुल ठीक है, आईपीसी वाली डेट्स को मैं कल कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं कल। मैं चाहूं तो 1 घंटे इसको और पढ़ा सकता हूं अभी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।